हेलो, कैसे हो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, संख्याएं, नंबर्स। तो बेसिकली ये छठवीं के लिए है, लेकिन छठवीं और सातवीं दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है संख्याएं, नंबर्स है ना। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो गणना के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब गणना यानी कि गिनती के लिए, ठीक है, जोड़ घटाव के लिए, तो ये सब के लिए जो भी संख्या यूज़ की जाती है वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को n से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब n से क्यों करते हैं? क्योंकि इंग्लिश में जो है संख्या को क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए नेचुरल नंबर्स n उसको भी रिप्रेजेंट करता है, n फॉर नेचुरल। ठीक है, तो अब देखो नेचुरल जो नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो कहाँ से शुरुआत होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कहाँ तक जाता है? जहाँ तक हम गिन सकते हैं, अनंत तक या इन्फिनिटी तक। ठीक है, यह बात आई समझ में कि प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? गणना के लिए करते हैं या गिनती के लिए करते हैं। फिर इसी में आता है किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसका परवर्ती। देखो, एक जोड़ने पर परवर्ती का मतलब है आगे की ओर बढ़ना। पर मतलब आगे और वर्ती मतलब आने वाला, यानी कि परवर्ती का मतलब क्या हो गया? आगे आने वाला। ठीक, वैसी एक घटाने पर उसका पूर्ववर्ती मिलता है। पूर्व यानी कि पहले, वर्ती यानी कि आने वाला। तो यानी कि एक घटाने पर उसका पूर्ववर्ती यानी पहले जो संख्या आएगा वो मिलता है, और परवर्ती यानी कि एक जोड़ने पर जो संख्या मिलेगा वो क्या कहलाता है? परवर्ती। उदाहरण के लिए देख लो, 5 का परवर्ती क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे? 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, और 6 आया यानी आगे की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है यानी कि परवर्ती। और जब 1 घटाते हैं उसमें तो क्या हो जाता है? पीछे की ओर जाता है, यानी कि पहले, तो क्या कहलाता है? पूर्ववर्ती। तो देखो 5 में से जब 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक परवर्ती होता है, ठीक है, और एक क्या होता है? उसका पूर्ववर्ती होता है, सिर्फ एक को छोड़कर। ठीक है, एक को छोड़कर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। क्योंकि एक का पूर्ववर्ती क्यों नहीं होता? क्योंकि प्राकृतिक संख्या का जो है शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं इसके गुण में। प्राकृतिक संख्याओं के गुण। दो प्राकृतिक संख्याओं का आपस में योग करने से या गुणा करने पर प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, अगर दो प्राकृतिक संख्या है, अगर उसका योग करेंगे, जोड़ेंगे, जैसे 4 और 5 आपस में जोड़ देंगे, क्या आ गया? 9 आ गया। 4 और 5 का आपस में गुणा कर देंगे तो 20 आ गया। ये क्या है? दोनों के दोनों ही संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसी दूसरा गुण क्या है? दो प्राकृतिक संख्याओं का आपस में व्यकलन यानी कि घटाना, ठीक है, या भाग करने से सदैव प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे केस में प्राकृतिक संख्या प्राप्त होंगी, जैसे 5 में से 4 घटाएंगे 1 मिल गया, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 10 में 2 का भाग करेंगे तो 5 मिल गया, ये भी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। लेकिन हर बार प्राकृतिक संख्या मिले ये ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर मैं 4 में से 4 घटा दूँ तो क्या मिल जाएगा? 0। तो 0 प्राकृतिक संख्या है क्या? नहीं है। ठीक, और वैसी अगर मैं जो है किसी संख्या से भाग दे दूँ तब भी क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा भाग जाता नहीं है, या बहुत बार आंसर किस में आता है? दशमलव में आता है। ठीक है, तो इसीलिए जो घटाव करते हैं दो प्राकृतिक संख्याओं में या भाग करते हैं तो क्या नहीं होता? हमेशा प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं होती। तीसरा दिया है, दो प्राकृतिक संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, दो प्राकृतिक संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं 3 गुणा 4 करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? 12 मिलेगा। अगर 4 गुणा 3 करता हूँ तब भी क्या मिलता है? 12 मिलता है। ठीक है, तो मतलब एक ही हुआ कि दो प्राकृतिक संख्या है, अगर दोनों का गुणा मैं किसी भी क्रम में करूँ, पहले 3 गुणा 4 करूँ या पहले 4 गुणा 3 करूँ,
मिलेगा क्या, 12 ही मिलेगा। वैसे अगर जोड़ने की बात करता हूँ तब भी क्या होगा, सेम चीज़ होगा। ठीक है, जबकि घटाने एवं भाग संक्रिया पर लागू नहीं होती। ठीक है, जबकि घटाने या भाग करने पर ये संक्रिया क्या होता है, लागू नहीं होता। क्योंकि अगर जिससे पहले भाग करना है उससे पहले भाग ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले किसी और से भाग कर दिए फिर किसी और से, तो उस टाइम में ये क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। ठीक है, इस पूर्ण संख्याओं के समूह को W से प्रदर्शित करते हैं। अब समझने की कोशिश करना, जितने हम प्राकृत संख्याएं पढ़े हैं, शुरुआत कहाँ से हुई थी, 1 से लेकर अनंत तक के। अब इसी में अगर मैं शून्य को जोड़ देता हूँ तब फिर वो क्या बन जाता है, एक पूर्ण संख्या बन जाता है। देखो कहीं ना कहीं शून्य के बिना क्या है, पूरा गणित जो है अधूरा है। ठीक है, जो गिनती हम लोग पढ़ते हैं सीखते हैं उसमें भी 9 के बाद 10 आता है, तो 10 में 0 रहता है ना। ठीक है, तो इसीलिए जब इसमें शून्य शामिल हुआ तो वो क्या कर दिया, उस गणित को, उस गिनती को क्या किया, पूरा किया। इसीलिए क्या नाम पड़ गया, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो शून्य के जुड़ने से क्या बन गया, पूर्ण संख्याएं। अब इसको W से प्रदर्शित करते हैं। तो W से प्रदर्शित क्यों करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में अब देखो स्पेलिंग की शुरुआत होती है तो क्या लिखाता है, WHOLE, होल। ठीक है, इसीलिए इसका पहला अक्षर लिया गया है W। अब याद रखना इसमें भी क्या होता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है और एक परवर्ती होता है, सिर्फ शून्य को छोड़कर। जैसे प्राकृत संख्या में क्या नहीं था, सिर्फ 1 को छोड़कर सभी संख्या का पूर्ववर्ती और परवर्ती होता था। सेम यहाँ भी क्या होगा, हर एक संख्या के लिए एक पूर्ववर्ती और परवर्ती होगा, सिर्फ शून्य को छोड़कर। ओके, एक अच्छी वाली बात बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो किस में आती है, पूर्ण संख्या में आती है। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या में भी 1 से अनंत तक आता है, 0 से अनंत तक आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्योंकि 0 जैसे ही मिलता है वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। और जितने भी पूर्ण संख्या हैं वो प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है। जैसे शून्य जो है प्राकृत संख्या में आता ही नहीं है। ओके, ठीक है, अब देखते हैं पूर्ण संख्याओं के गुण। प्राकृत संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए भी सही हैं। किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने पर संख्या का मान नहीं बदलता। शून्य के योग के लिए तत्समक अवयव योज्य तत्समक अवयव कहते हैं। योज्य तत्समक का मतलब समझना, योज्य तत्समक का मतलब होता है कि उसमें अगर मैं जोड़ता हूँ प्लस, ठीक है, प्लस जोड़ता हूँ या माइनस जोड़ता हूँ। योज्य का जनरली मतलब होता है कि उल्टा, जैसे प्लस चिन्ह में है तो माइनस चिन्ह कर देना, माइनस चिन्ह में है तो प्लस चिन्ह में कर देना। ये क्या कहलाता है, योज्य तत्समक। ठीक है, समझ के। तो वही है कि अगर मैं किसी संख्या में शून्य घटाऊंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अगर शून्य जोड़ूंगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो उसी को क्या कहलाता है, वो तत्समक अवयव कहलाता है। तीसरा पॉइंट में देखो, किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से गुणा करने पर संख्या का मान नहीं बदलता। 1 को गुणन के लिए तत्समक अवयव, गुणन तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में भी पढ़े थे इसी को, 1 के बारे में। ठीक, ओके। अब अगला पार्ट देखो, शून्य में किसी पूर्ण संख्या का भाग देने पर भागफल शून्य ही रहता है, जबकि किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग देना अपरिभाषित है। अब इसको ध्यान से समझने की बात है। अगर मैं शून्य में 5 का भाग दूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। अगर मैं शून्य में 10 का भाग दूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। अगर मैं शून्य में 4 का भाग दूंगा तब भी आंसर क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। जबकि अगर मैं किसी भी संख्या को शून्य से भाग दूंगा तो उसका आंसर क्या आएगा, अनंत आएगा, अपरिभाषित आएगा। जैसे अगर मैं 3 को शून्य से भाग दूंगा तो क्या आएगा, अनंत आएगा, क्योंकि शून्य का पहाड़ा में क्या होता है, सब शून्य होता है, तो 3 तक तो मैं कभी पहुंचूंगा ही नहीं। वैसे अगर 1 को मैं भाग दूंगा शून्य से तब भी होगा। यानी कि कोई भी संख्या अगर मैं लेता हूँ जो पूर्णांक संख्या है, जो पूर्ण संख्या है, उसमें से कोई भी संख्या अगर मैं लूँ
तो अगर मैं उसको शून्य से भाग दूंगा तो हमेशा मेरे को आंसर क्या मिलेगा, अनंत मिलेगा, इन्फिनिटी। ठीक है, जिसको उल्टा 8 के जैसे लिखते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाने से बना संग्रह पूर्णांक संख्याओं का समूह होता है। पूर्णांक संख्याओं को I या Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। स्टोरी कैसे लाइन बाय लाइन चल रहा है। पहला क्या था, सिर्फ गिनती था, प्राकृत संख्या था 1 से लेकर अनंत तक। उसके बाद फिर क्या आया, पूर्ण संख्या आया, उसमें जीरो भी शामिल हो गया। जैसे ही इसमें अब जीरो भी शामिल हुआ, उसके बाद तो जीरो शामिल हुआ तो क्या हुआ, पूर्ण संख्या हुआ। अब पूर्ण संख्या में जब ऋणात्मक वाले संख्या आ गए तब फिर वो क्या बन गया, पूर्णांक संख्या बन गया, पूर्णांक संख्याएं बन गई। ठीक है, अगर ऋण में जाता है तो वो क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, अगर धन में जाता है तो धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब पूर्णांक संख्याओं के गुण। पूर्णांक संख्याओं के सभी गुण पूर्णांक संख्याओं के लिए भी सही होते हैं। ठीक है, तो जितने भी पूर्ण संख्याओं के जितने भी गुण होते हैं वो भी किसके लिए सही होते हैं, पूर्णांक संख्या के लिए। और पूर्णांक संख्याओं के योग यानी जोड़ना, अंतर यानी कि घटाना, गुणा पर संवरक गुण लागू होता है। अब ये संवरक गुण का मतलब है क्या है, उसका नियम लागू होता है, जो नॉर्मल नियम होता है वो, अर्थात दो पूर्णांकों का योग, अंतर व गुणा सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, संवरक नियम कहते हैं कि अगर दो पूर्णांक संख्या है तो उसका चाहे गुणा करूं, चाहे मैं योग करूं या फिर क्या करूं, उसको अंतर करूं, घटाऊं, क्या मिलेगा, हमेशा मेरे को पूर्णांक संख्या ही मिलेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, पूर्णांक के भाग पर सदैव संवरक गुण लागू नहीं होता, अर्थात दो पूर्णांकों का भाग करने पर सदैव पूर्णांक संख्या नहीं मिलती। वही जैसे दशमलव वाला, दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक पूर्णांक तथा दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। समझना, अगर दो धनात्मक पूर्णांक है तो उसका योगफल करेंगे तो क्या मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा। जैसे 3 धन 4 बराबर 7, दोनों के दोनों क्या है, धनात्मक है, तो योगफल भी क्या मिला, धनात्मक मिला। वैसे दो अगर ऋणात्मक पूर्णांक है, जैसे ऋण 3, ठीक है, धन ऋण 3, तो क्या होगा, ऋण ऋण जुड़ेगा लेकिन उसका आंसर क्या मिलेगा, ऋण 6 मिलेगा। ऋण 3 और ऋण 3, तो दोनों ऋण ऋण क्या हो गया, जुड़ गए, तो क्या मिला, ऋण 6। तो वही बोला है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है, एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का योगफल धनात्मक पूर्णांक होगा यदि धनात्मक पूर्णांक का आंकिक मान अधिक हो। अब इसमें समझना कि अगर एक धन है एक ऋण है तब क्या होगा, वो घटेगा, लेकिन चिन्ह जो है उसी का रहेगा जो संख्या बड़ा रहेगा। जैसे अगर मैं +4 लिखता हूँ और -3 लिखता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। तो उसको आंसर क्या आया, सिर्फ 1 आया, यानी कि सामने में क्या चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, कुछ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस चिन्ह है। लेकिन अगर उसी के बजाय मैं 4 -5 करता हूँ क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। देखो 4 और 5, 4 के सामने कुछ नहीं लिखा है मतलब वो धन में है, और ऋण 5 बराबर क्या मिला, ऋण 1 मिला, क्योंकि घटा, एक धन है एक ऋण है तो घट गया, और चिन्ह जो संख्या बड़ा है उसका चिन्ह है, तो 5 बड़ा है इसलिए ऋण 1। किसी ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम धनात्मक व धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक संख्या होती है। अगर मैं ऋण 3 लिखा हूँ, अगर बोलूँगा योज्य प्रतिलोम, तब वो क्या हो जाएगा, उसका धन 3 हो जाएगा। अगर धन 5 लिखा हूँ और उसका योज्य प्रतिलोम बनूंगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 5 हो जाएगा। किसी धनात्मक पूर्णांक को किसी ऋणात्मक पूर्णांक के साथ गुणा करने पर गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जैसे 5 है, धन 5, अगर उसको मैं गुणा करता हूँ ऋण 3 से तो क्या हो जाएगा, 5 या 15, गुणा तो होगा लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। ठीक, दो धनात्मक पूर्णांकों या दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या होगा, जब दो धनात्मक है और गुणा करते हैं तो धन ही रहेगा, लेकिन जब दो ऋण है
और उसका आपस में गुणा होता है तो वो ऋण ऋण क्या हो जाता है, धन हो जाता है। ठीक है। शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक में उसी पूर्णांक का भाग देने भागफल हमेशा 1 आता है। शून्य को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि शून्य को शून्य से भाग देंगे शून्य ही मिलेगा, तो उसी शून्य को छोड़कर अगर मैं 1 को 1 से भाग दूंगा तो 1 मिलेगा, 5 को 5 से भाग दूंगा तब भी 1 मिलेगा, 10 को 10 से भाग दूंगा तब भी 1 ही मिलेगा। उसी को बोला है कि अगर उसी संख्या को उसी संख्या से भाग दिया जाए तब फिर क्या मिलेगा, हमेशा भागफल 1 मिलेगा। ठीक है। अब शून्य को छोड़कर प्रत्येक पूर्णांक को उसके योज्य प्रतिलोम से भाग देने पर संख्या क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा, क्योंकि एक माइनस में है तो इसीलिए आंसर भी किस में मिलेगा, -1 में मिलेगा। शून्य का गुणन प्रतिलोम अस्तित्व नहीं रखता। देखो शून्य का क्या होता है, गुणन प्रतिलोम नहीं होता। जैसे अगर मैं 4 का गुणन प्रतिलोम बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा। अगर मैं 5 का गुणन प्रतिलोम बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। लेकिन अगर शून्य का गुणन प्रतिलोम बोलूँगा तो शून्य का कोई भी गुणन प्रतिलोम नहीं होता, क्योंकि अगर 1/0 लिखूँगा तो वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसका कोई जो है अस्तित्व नहीं होता। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ और पूर्णांक संख्याएँ, ये तीनों चीज़ है। इसको अच्छे से पढ़ना और याद करना। ठीक है। अगर क्लास पसंद आई तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, लाइक करो या ना करो लेकिन सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि नया जब भी वीडियो डालूँ तुरंत जो है आपको उसका अपडेट मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहो, खुश रहो, एंजॉय करो।